चलिए ना, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को विश कर दे, है कि नहीं? हैप्पी चिल्ड्रंस डे। वैसे अब तो आप बड़े हो गए, लेकिन अभी बचपना हमेशा जिंदा रहना चाहिए इंसान के अंदर। बहुत अच्छी चीज होती है। और बचपना जिंदा रहेगा तभी आदमी पढ़ाई करेगा, है कि नहीं? तो चलिए पढ़ते हैं। चलो, लास्ट क्लास में पैरेलल वायर्स के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। 2 क्वेश्चन कराया था। एक तो यहीं पे पूरा करा दिया था और एक आपको होमवर्क के लिए दिया था। हो गया ना होमवर्क वाला? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो, तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन। 2 long straight wires each carrying an electric current of 5 ampere are kept in parallel to each other at a separation of 2.5 centimeter. Find the magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter of the wire. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है। ये 2 पैरेलल वायर है, ठीक है। दोनों से करंट, 2 long straight wire each carrying an electric current of 5 ampere are kept in parallel to each other. ठीक है। अगर करंट के बारे में डिस्कस नहीं किया है, करंट के बारे में क्वेश्चन दिया नहीं है, सिर्फ फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। करंट सिमिलर डायरेक्शन में लोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसमें करंट की वैल्यू कितना दी हुई है? 5 एम्पियर। और कितना दी हुई है? 5 एम्पियर। ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है? 2.5 सेंटीमीटर पे है। तो आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर। फोर्स पूछ रहा है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई डिस्टेंस इनटू क्या होता है? L। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितना ले लोगे? 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू I1 कितना? 5, I2 कितना? 5, और लेंथ कितना है? लेंथ ये है, ये तो d है ना, ये d है, 2 वायर्स के बीच की डिस्टेंस। तो लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। 0.1 डिवाइड बाई d की वैल्यू कितना दी हुई है? 2.5। 2.5 को आप कितना लिख सकते हो? 0.025। बस कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परसों से मैग्नेटिज्म इन मैटर, कुछ पोर्शन मैग्नेटिज्म इन मैटर का इसी चैप्टर में मैं पढ़ा दूंगा ना। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लिख चुके हैं ना? ये वाला करिएगा। फिगर shows a part of an electric circuit ABCD. A part of an electric circuit ABCD if a rectangular loop made of uniform wire of length AC BD is equal to 1 centimeter. The side AB DC, ये देखिए एक इसमें से AB है ना,
और एक साइड इसमें से DC है, AB और DC है, और ये वाली जो साइड है ये इस तरह से है, और ये कितने के बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर। कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर। देखिए AC, रुक जाइए, इसको ऐसे करिए, C और ये D, देखिएगा AC और BD, AC और BD कितने के बराबर है? 1 सेंटीमीटर। और AB और DC दोनों कैसे हैं? लॉन्ग है, R as, ठीक है, साइड्स AB एंड DC आर लॉन्ग एज कंपेयर टू अदर टू साइड्स। ये जो AB और DC है ना, इस वाली दोनों साइड के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब इसको कैसा वायर कंसीडर कर सकते हो? इनफाइनाइट वायर। तो अब कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द वायर AB इफ अ मीटर रीड्स 10 एम्पियर। यहां पे क्वेश्चन में ये अमीटर है, अमीटर से करंट कितना आ रही है? 10 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, ये पूरी पिक्चर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है। किसके अकॉर्डिंग? ये पिक्चर मतलब मैंने नहीं बनाई है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पिक्चर है, इतना आपको गिवन है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जो AC और BD है ये 1 सेंटीमीटर है, AB और CD जो है AB और BD के कंपैरिजन में लॉन्ग है। अब कह रहा है एक दूसरे पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा। तो सबसे पहले यहां से करंट कितना आ रही है? 10 एम्पियर, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इधर से कितना जाएगी? 5 एम्पियर, और इधर से कितना जाएगी? 5 एम्पियर। हाँ, अब इसके बाद कह रहा है एक दूसरे पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगाएंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई क्या होगी? इनके बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगी? D। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितने के बराबर है? 10 की पावर -7, और 2 इंटू करंट कितना है? 5 इंटू 5 डिवाइड बाई डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दो वायर्स के बीच की 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50, और ये कितना लिखा हुआ है? 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2, तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10 टू द पावर -5। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये नीट 2018 का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर। इस क्वेश्चन को समझिएगा, मैं आपको पिक्चर समझा दे रहा हूं इस क्वेश्चन की, ठीक है, बढ़िया से। ए मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal। एक inclined plane है ना, और ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। कितना बना रहा है? 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। इस पे एक रॉड रखी हुई है, ये रॉड है ना, एक मिनट सुनना, ये रॉड रखी हुई है इस तरह से, और रॉड जानते हैं ऐसे रखी हुई है, ये इंक्लाइन प्लेन है और इस पे ऐसे रखी हुई है रॉड, समझ आ रही ना? तो ये रॉड जब ऐसे 30 डिग्री पे रखी होगी तो ये फिसलेगी किधर की तरफ? नीचे की तरफ। और ये मैकेनिक्स में कई दफा मैं बता चुका हूं कि आप इसको रट मारिएगा, और समझाया भी था कि कैसे आता है। नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा और वो कितना होगा? mg sin 30, थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा? 30। ये फोर्स इसको नीचे गिराना चाहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। अब कह रहा है इसको मुझे यहां पे रोकना है, इसको मुझे यहां पे रोकना है। तो आगे कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला की एक्ट करती है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब कह रहा है द करंट, अब मुझे वायर के अंदर, ये जो वायर लगा हुआ है ना,
इसके अंदर करंट फ्लो कराना है। क्या फ्लो कराना है? करंट। कह रहा है इस करंट की क्या वैल्यू हो जिससे ये नीचे फिसलने से रुक जाए ना। तो अब देखिए करंट ऐसे है ना, करंट ऐसे है तो करंट की तरफ अंगूठा और फील्ड की तरफ पंजे को करोगे तो फिंगर किधर मुड़ेगी? इधर की तरफ। तो इधर की तरफ क्या लगेगा? फोर्स। और ये कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा ना, ये कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है आपको ये बात पता है कितने के बराबर होता है? आई वायर के लिए ILB साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा किसके बीच में एंगल है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंगल कितना है? 90। साइन 90 की वैल्यू 1 ना। अब बचा क्या? ILB। तो ये वाला जो फोर्स है वो कितने के बराबर है? ILB ना। अब ये ILB का एक कंपोनेंट होगा जो इसको क्या करेगा? एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट काम करेगा ना, और यही वाला जो कंपोनेंट होगा इसको गिरने से क्या करेगा? रोकेगा। तो ये बताओ अगर ईमानदारी से देखो इस वाली चीज को यहां पे पुट कर दो तो ये एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? ILB साइन 30 ना, ILB साइन 30। तो ILB साइन 30 अगर बराबर हो जाएगा किसके? mg साइन 30 के, तो ये रॉड फिसलने से क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो यहां पे इक्वल कर लो, ILB साइन 30 बराबर हो जाएगी किसके? mg साइन 30 के ना। अब ILB यहां पे सॉरी यहां पे कितना होगा? ILB cos 30 ना। तो ये कितना हो जाएगा? ILB cos 30, ILB cos 30। तो यहां से क्या हो जाएगा थोड़ा सा बताइएगा। I इज इक्वल टू चाहिए ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg साइन 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? LB cos 30। अच्छा साइन 30 डिवाइड बाई cos 30 क्या कहलाएगा? tan 30। और tan 30 की वैल्यू कितना होती है? 1/√3। अगर आप चाहते हो साइन 30 की वैल्यू अलग रख सकते हो और cos 30 की वैल्यू अलग आएगा। सॉल्व करके कितना? 1/√3 ये हो गया। अच्छा मास पर यूनिट लेंथ, इतना देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन। मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है? 0.5 kg पर मीटर। ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया। जी की वैल्यू आप जानते ही हैं कितना होती है? 10। और आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना? 0.25। तो कितना हो जाए? अच्छा ये 0.25 है, ये 0.5 है, कट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2। और 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20। आंसर कितना हो जाएगा? 20/√3। ये नीट 2018 का है। ठीक है, समझ आ गया ना? इसको आगे की तरफ कौन खींच रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा था तो ये नीचे गिर जाता अगर इसको मैग्नेटिक फोर्स ना रोकता। क्लियर रहेगा ना? हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसको आप रट के जाइएगा, अगर आंसर आएगा तो टिक कर लीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं, 1 मिनट सुनना इस बात को। हमारे पास एक ऐसे टेढ़ा बेढ़ा लूप था, ठीक, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ठीक, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये लूप रखा जाएगा, समझ आ रही ना बात? और इस लूप में करंट फ्लो हो रही है। लूप में क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है ऐसे। ठीक है, तो जब करंट ऐसे फ्लो होगी, मान लेते हैं एक छोटा सा टुकड़ा एज्यूम करिए यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा एज्यूम करेंगे तो करंट इधर और फील्ड अंदर, फोर्स किधर लगेगा? बाहर। ऐसे नीचे वाले टुकड़े पे देखिए, इस वाले पे करंट इधर, फील्ड अंदर, फोर्स बाहर। तो एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। तो इस आउटवर्ड फोर्स की वजह से कुछ टाइम के बाद ये कैसा हो जाएगा?
रिंग बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। जब ये रिंग बन जाएगा तो रिंग बनने के बाद ऐसे ये क्या हो जाएगा एकदम, हाँ मतलब इसके अंदर क्या बन जाएगी? टेंशन आ जाएगी। जब ये पूरी तरह से रिंग बन जाएगा, जैसे मान लेते हैं एक कोई धागा होता हमारे पास, तो वायर, ठीक है ही नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना तो फील कर सकते हो। वायर है, वायर को ऐसे जब पूरा फैला दोगे तो उसके अंदर, वायर के अंदर जो है ना, ये वायर जब टाइट हो जाएगा ना पूरी तरह से, तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन डेवलप। अगर ये फोर्स इनवर्ड लगता तो इसके अंदर टेंशन ना होता। टेंशन किसे कहते हैं? जैसे ये वायर है ना, वायर किससे बना होता है? पार्टिकल से, एटम या मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से बना होता है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींचे रखता है, बांधे रखता है। तो जब इसको ऐसे खींचोगे ना, तो ये इस खींचने का क्या करेगा? खींचने का क्या करेगा? अपोज। जिस फोर्स से अपोज करता है उसी को क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। तो ऐसे ही जब ये ऐसे फैलेगा ना, फैलने के बाद रिंग बन जाएगा, तो ये आपके ये फैलाने का क्या कर रहा है? अगर अपोज ना करे तो और फैल जाएगा ना, तो अगर अपोज ना करे तो और फैल जाएगा। तो आपसे पूछता है इस धागे के अंदर टेंशन क्या होगी? तो टेंशन की वैल्यू याद रखिएगा, आर बी आई ना। आर क्या है? बस ये फार्मूला याद रखिएगा टेंशन का, अगर पूछता है तो आप आंसर दे दीजिए, ठीक है? आर बी आई, हाँ जो भी है। टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बी आई। आर क्या है? रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस है। आर क्या है? रेडियस। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? करंट। ठीक है, इसकी एक पिक्चर और बना दें क्या? ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, सर्कुलर रिंग बन जाएगी। लिख चुके हैं आप? ठीक है, हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है समझिएगा, ठीक है? एक मिनट रुकना। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, अगर उसके थ्रू क्या पास हो रही है? करंट। कॉइल होनी चाहिए, कॉइल के थ्रू क्या पास हो रही है? करंट पास हो रही है। लूप भी कह सकते हो, किसी क्लोज लूप, मतलब लूप होना चाहिए। अगर लूप के थ्रू करंट फ्लो हो रही है तो वो कैसा बिहेव करेगा? एज ए डाइपोल बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? एज ए डाइपोल। और डाइपोल देखने का कल तरीका मैंने बताया था। अब यहां से दो बातें एकदम क्लियरली समझिएगा। जैसे मान लेते हैं यहां पे ये रिंग है ना, इसका ये वाला पोर्शन जो है, इस वाले पोर्शन से करंट आई फ्लो हो रही है इधर से। तो अगर इधर से करंट आई फ्लो हो रही है तो अब दो चीजें जानना अगर है। पहली चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज पहले क्लियर कर दूं, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन पैदा होगी ना, इसलिए मैं इकट्ठा एक बार सारी बातें बता देता हूं। सबसे पहले हम बायोट सेवर्ट लॉ पढ़े थे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
और क्या होता था, आई डी एल क्रॉस आर होता था। इसको एक्सप्लेन करने से पहले डिवाइड बाई आर क्यूब ये होता, जब इसको ओपन करोगे तब आर स्क्वायर होगा। यहां तक क्लियर है? इससे किसकी डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। और एक फोर्स का फार्मूला पढ़ा था चार्ज के लिए, चार्ज V क्रॉस B होता था। ये फोर्स का फार्मूला बताता है जब एक चार्ज क्या करता है, मूव करता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। और वायर के लिए फार्मूला क्या बताया था, I L क्रॉस B, ये वाला बताया था। अच्छा, इन तीनों में क्रॉस है, इन तीनों में क्या है, क्रॉस है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है तो पहले अंगूठे को किस तरफ करोगे, डीएल की तरफ। और डीएल मतलब करंट, डीएल मतलब करंट। तो करंट की तरफ अंगूठे को, और जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है उसकी तरफ पंजे को। और जिस तरफ फिंगर मोड़ेगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस वाले से मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इस वाले से मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्ज। अच्छा, चार्ज जिस तरफ उसकी वेलोसिटी होगी उस तरफ अंगूठे को, और पंजे को किस तरफ मोड़ना है, फील्ड की तरफ। अब जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी इधर है और फील्ड अंदर है, तो फिंगर किधर आएगी, ऊपर, तो फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। और अगर वायर है, क्या है, वायर है, और वो किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, और फोर्स की डायरेक्शन जानना हो तो पहले अंगूठे को किस तरफ करोगे, एल मतलब आई की तरफ करोगे, और पंजे को किस तरफ, फील्ड की तरफ। और जिस तरफ फिंगर मुड़ेगी उधर क्या होगा, फोर्स होगा। मतलब पहला जो क्रॉस में लिखा हुआ है उसकी तरफ अंगूठा, और जो बाद में लिखा हुआ है उसकी तरफ पंजा, और जिस तरफ फिंगर मुड़ेगी उधर इसके रिजल्ट की डायरेक्शन होगी, फील्ड या फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर रहेगा ना? अब देखिए फील्ड वाला मैं थोड़ा सा, ये वायर के लिए हम यूज करते थे, जैसे वायर से करंट ऐसे बह रही है किसी डिस्टेंस आर पे, यहाँ पे फील्ड निकालनी है ना, तो इससे चेक करते थे, करंट की तरफ अंगूठा, आर की तरफ पंजे को, और फिंगर किधर मुड़ रहा था, अंदर मुड़। तो ये इस तरह के वायर जो स्ट्रेट लाइन वाले होते थे इस तरह से देख लेते थे। अब यहां पे अगर फील्ड जाननी होगी तो सिंपली आप क्या करिएगा, जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है, जैसे ये रिंग है ना, ऐसे करंट फ्लो हो रही, इसकी तरफ ऐसे फिंगर को मोड़ना, अंगूठा जिस तरफ आएगा उधर मैग्नेटिक फील्ड होगी, उधर क्या होगी, समझ पा रहे हो ना? अरे इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, ऐसे, तो इस तरफ किसको मोड़ोगे, पंजे को। ये जो पंजा है ना इसको ऐसे मोड़ दोगे। जैसे मान लेते हैं इधर देखो, इसमें करंट किधर फ्लो हो रही है, इधर ना, तो इधर मोड़ोगे अंगूठा किधर आएगा, अंदर। तो ये अंदर किसकी फील्ड, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। वो भी तरीका है। एक मिनट सुनो यार, जैसे एक मिनट मेरी बात सुनो, जैसे इसके लिए सेंटर पे फील्ड की डायरेक्शन पता करना है, अगर इस वाले से आप जाते हो तो करंट की तरफ क्या करोगे, अंगूठा, और फिंगर को किधर ले जाओगे, पोजीशन की तरफ, किधर आएगा, अंदर आएगा ना। मैं कह रहा हूं अब इससे मत चेक करिए, आप सीधा करंट की तरफ पंजे को घुमाइए, जिधर अंगूठा आ रहा उधर मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे ना? अब इससे फायदा क्या होगा, अगला जो टॉपिक पढ़ाना उसकी भी वही डायरेक्शन है, तो आसानी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? एक मिनट सुनना, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, अंदर, और इसको मैंने किससे दिखा दिया, बी से। और एक बात समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ अगर करंट की तरफ ऐसे पंजे को घुमाते हो, जिस तरफ अंगूठा होता है उस तरफ नॉर्थ होता है, उस तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है। और जो दूसरी वाली साइड है उस तरफ क्या होगा, साउथ होगा, उस तरफ क्या होगा, साउथ होगा। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, साउथ को माइनस चार्ज बोलते हैं। कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। और नॉर्थ को कैसा चार्ज बोलते हैं, प्लस। और अगर थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोस्टैट याद हो तो मैंने उसमें बताया था डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव से किधर होती है, पॉजिटिव की तरफ। तो साउथ से किधर हो जाएगी, नॉर्थ की तरफ। तो अब आप देखिए, सीधा आप कह सकते हो कि नहीं, ऐसे कर्ल करोगे फिंगर को किस तरफ, करंट की तरफ। जिस तरफ अंगूठा आएगा उसी तरफ डाइपोल मोमेंट भी होगा, उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। दो काम निपट जाएगा एक साथ। अच्छा, इस वाले में किधर होगा बताइए, ऐसे है ना, तो इधर क्या होगी, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और साथ साथ में किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की।
ना, और मैग्नेटिक मोमेंट में इधर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और इधर कौन सा होगा, साउथ। तो साउथ को क्या बोलते हैं, -m, और नॉर्थ को क्या बोलते हैं, +m। हमेशा डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर रहेगा ना। तो इस चीज को कर लीजिए एक बार, डाइपोल मोमेंट। अच्छा एक बात और, रुक जाइए, अभी तो कुछ लिखा नहीं है ना। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, अगर करंट कैरिंग लूप है, एक मिनट सुनिएगा, अगर करंट कैरिंग लूप है ना, तो करंट कैरिंग लूप का डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। ये किसका फार्मूला है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। इससे जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट इनटू क्या हो जाएगी, एरिया। अच्छा एरिया कैसे चूज करोगे, करंट की तरफ पंजे को घुमाओगे। अच्छा इसका एरिया वेक्टर दो हो सकता है ना, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, या तो बाहर हो सकता है या तो अंदर। आपको लेना कौन सा है, बाहर नहीं, करंट से चेक करोगे, करंट से अंगूठा किधर आ रहा है, इधर ना, तो इस तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसी तरफ क्या होगा, एरिया होगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। और एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बढ़िया से समझिएगा। ये बीच में कौन है, कहां से देख रहे हो देखना, दूसरी बात देखना, हकीकत में जो मैग्नेट होता है ना, जो आप मटेरियल देखते हो ना, चुंबक जो देखते हो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उस तरह का जो मैग्नेट होता है ना, वो उसमें अगर करंट कैरिंग लूप ना हो तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव ही नहीं कर सकता। अगला चैप्टर यही है। हकीकत में जो मैग्नेट होता है ये इससे बना होता है। समझ आ रही ना बात, ये आपको आगे समझ। अच्छा एटम के चारों तरफ क्या घूमता है, अबे वो कॉइल ही तो है। समझ आ रही ना बात। तो किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आती है वो इलेक्ट्रॉन के घूमने से आती है। समझ पा रहे हो ना। हकीकत में ये जो हम पढ़ते हैं ना कि ये मटेरियल मैग्नेट है ना, ये बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है रिंग से, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल ये है मैग्नेट। समझ पा रहे हो ना। तो मैग्नेट ये जो कॉइल होती है ये कैसा बिहेव करती है, मैग्नेट के जैसा। इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। वो डिसाइड कैसे होता है, करंट से। कैसे डिसाइड होता है, करंट से। और इस करंट कैरिंग लूप का अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो क्या होता है, करंट इनटू एरिया। बस इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक। फिर आगे देखते हैं। आप जानते हैं दो स्टेप कैसे लिख लेंगे, क्योंकि वो चीज आप लिखेंगे मतलब लिखोगे नहीं, कैसे लिखना है। पहला पॉइंट आप ऐसे लिखिएगा, एक मिनट सुन लीजिए फिर आप नोट्स बनाइएगा। पहला पॉइंट आप लिखिएगा, ये जो फिंगर्स हैं आपकी ना, अंगूठे को छोड़ करके 4 फिंगर्स जो है उनको कर्ल करना है किस तरफ, करंट की तरफ। तो अंगूठा जो डायरेक्शन देगा वो किसकी देगा, मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट। समझ पा रहे हो ना। तो आप पिक्चर ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे फिंगर बनती है, रुको, ऐसे बनती है। चलो जो भी है, ठीक है। तो ये वाले को कर्ल करना है, कर्ल करना है किस तरफ, कर्ल करना है किसकी तरफ, करंट की तरफ। और ये अंगूठा क्या देगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M या फिर मैग्नेटिक फील्ड B। समझ आ रही ना बात। मतलब ये पिक्चर के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन चारों फिंगर्स को किस तरह मोड़ना है, करंट की तरफ। और जो अंगूठा होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे। झटका लग रहा है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो अब याद रहेगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, फिंगर को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, जिस तरफ अंगूठा आएगा उधर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी।
इस वाले से अब रिंग मतलब कॉइल के लिए मत देखिए, इस वाले से है कि नहीं, कॉइल के लिए सीधा किससे देखिए, इस वाले से, पंजे से। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ए करंट ऑफ 10 नैनो एम्पियर इज established in circular loop of radius 5 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। तो ये पिक्चर मैं दे देता हूं, ये x है और ये y है और ये वाला z एक्सिस है और ये एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक है, और यहां पे एक लूप, ठीक है, इससे करंट ऐसे बह रही है, करंट आई, ठीक है। एक मिनट देखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इसकी रेडियस कितना दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, ठीक है। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है I इंटू एरिया। अच्छा एरिया सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो करंट कितना दी हुई है 10 नैनो एम्पियर, नैनो मतलब 10 की पावर -9 और इंटू क्या हो जाएगा पाई, और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को किस में बदल लिए मीटर में, समझ आ रही ना बात। अच्छा ये जो आंसर आएगा वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो किधर होगा, डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का, ऐसे है ना, ये ऐसे प्लेन है, करंट ऐसे बह रही है ना, तो किधर आएगा ऊपर, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है y, और y को कैसे दिखाते हो j कैप, तो ये जो आंसर आएगा उसमें क्या लगा होगा j कैप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप नेट डाइपोल मोमेंट बताइए इसका, इस वाले का। सबसे पहले ये दो पार्ट में है ना, तो इसको दो लूप मान लेंगे, कितने लूप, दो लूप। देखिएगा इस वाले पार्ट को अलग और इस वाले पार्ट को अलग ना, एक ही करंट है जो यहां से पास हो रही है, ये जो आई है, आई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई की वैल्यू मेरे ख्याल से 1 एम्पियर है, आई की वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। अब आप देखिएगा एक मिनट ध्यान से, इधर से करंट आएगी इधर से, ठीक है, फिर इधर से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको दो लूप मानते हैं, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं। अच्छा इसमें मानने में क्या दिक्कत है, एक लाइन यहां पे मान लीजिए, एक लाइन यहां पे, हाइपोथेटिकल, समझना मेरी बात को। करंट हकीकत में ऐसे जा रही है ना, ऐसे घूम करके वापस आ रही है ना, लूप एक ही था, इसको फोल्ड कर दिया है, ऐसे करके क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने, करंट तो एक ही है, तो हमने इमेजिनरी दो लाइन मान ली, इधर से करंट कितना आ रही है 1 एम्पियर, तो इधर से घूम करके वापस आ जा रही है कितना 1 एम्पियर इधर से। बस ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि ताकि आपको फील आ जाए।
अच्छा इधर से करंट आएगी तो एक लूप ये मान लो, तो इधर से कितना आएगी, और ये दोनों अपोजिट है तो क्या हो जाएगी, हकीकत में यहाँ पे करंट नहीं है, समझ आए। तो एक लूप ये हो गया। अच्छा इस लूप की कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट देखिएगा, और किधर होगा, ऐसे करंट बह रही है ना, तो किधर होगा, बाहर। अच्छा बाहर कौन सा है, जेड ना, बाहर कौन सा है, जेड एक्सिस। तो कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, m इज इक्वल टू कितना आएगा, करंट कितना 1, एरिया कितना, लेंथ इंटू विड्थ कितना हो जाएगा 2, और डायरेक्शन क्या होगी बाहर की तरफ, एक है ना, ये हो गया m1। अच्छा ये वाला कितना आएगा बताइए, ये वाला ऐसे है ना, किधर आ रहा है, ऊपर। अच्छा ये भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम है ना, सेम है, तो करंट कितना है बताइए 1, करंट कितना है 1, और एरिया कितना है 2, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, तो ऊपर क्या हो जाएगी जे कैप ना। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है तो दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड 2k कैप प्लस 2j कैप। अगर रिजल्टेंट पूछता है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 8। रूट 8 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट 2, बस आंसर हो जाएगा। हो गया ना। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कितने लोग समझ पाए हो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, इसको ट्राई करिए, आप बताइएगा। ए स्टेडी करंट आई फ्लोज इन ए स्मॉल स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर लूप है, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ लीजिए फिर आप ट्राई करके आंसर बताइए। ए स्मॉल स्क्वायर लूप है, अगर स्क्वायर लूप है तो इसकी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल, तो इसकी मान लेते हैं ये साइड L है और ये साइड कितना है, L है, स्क्वायर लूप था। अब कह रहा है जिसकी साइड्स कितनी है, L है, इन ए हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन में द लूप इज नाउ फोल्डेड अबाउट इट्स मिडल, यहां से मिडिल से क्या कर देते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं, लैपटॉप जैसा बना देते हैं। तो लैपटॉप जैसा बना दोगे तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, जैसे पिछली पिक्चर में था, पिछली पिक्चर में ये वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा, इस तरह से आधा पोर्शन ना, आधा पोर्शन ऐसा हो जाएगा और आधा पोर्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक, फोल्ड कर दिया। अब ये लूप पिछले जैसा बन गया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये वाली लेंथ कितना हो जाएगी, L/2 हो जाएगी ना। अच्छा ये वाली लेंथ L ही रहेगी, समझ आ रही ना बात। अब इसके बाद कह रहा है पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो μ1 था, कितना था, μ1 था। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट निकाल के दिखाया है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, μ2 होगा। अब कह रहे हैं इनका रेशियो कितने के बराबर होगा, ट्राई करिए, सॉल्व करिए, बताइए। इसका तो सीधा मैग्नेटिक मोमेंट कितने के बराबर होगा, μ1 I इंटू एरिया, करंट I और एरिया कितना हो जाएगा, L²। इसका कितना होगा, आधे पार्ट का किधर होगा, करंट ऐसे बह रही है, मान लेते हैं करंट ऐसे बह रही है ना, एक ही डायरेक्शन में करंट लेना है, ठीक है, करंट ऐसे बह रही है तो किधर होगा, ये x है और ये y है और ये क्या है, z है, तो किधर होगा, z की तरफ। तो पहले आधे का निकालोगे, किस तरफ है, z की तरफ, और इसका किधर होगा, इसका किधर होगा, y की तरफ। फिर दोनों का क्या निकाल लोगे, रिजल्टेंट निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। पिछला क्वेश्चन ऐसे ही तो कराया है बी, हाँ सही है। पहले m1 निकालोगे इस वाले आधे पोर्शन में, m1 कितने के बराबर होगा, करंट I, एरिया, एरिया लेंथ इंटू विड्थ कितना हो जाएगा, L²/2, ये m1 हो जाएगा। ऐसे ही ये m2। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
Z मतलब K कैप। ऐसे M2 आ जाएगा, M2 किधर आएगा, किधर आएगा, y डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा I L स्क्वायर बाई 2, और क्या हो जाएगा J कैप ना। अच्छा ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट आप निकालना जानते हो ना, ये μ2 हो जाएगा, μ2 आप निकालना जानते हो इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक मैग्नीट्यूड लीजिए और कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से। ये क्या आ गया आपका μ2, और ये क्या आ गया μ1, दोनों को डिवाइड करिए, b वाला आ जाएगा है? हाँ एक √2 कटेगा ये, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो डिवाइड करके काटिए या पहले काट लीजिए, आपके ऊपर। ये √2 को क्या लिख सकते हो, √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा IL स्क्वायर डिवाइड बाई 2। डिवाइड कर लीजिए, μ1 बाई μ2 पूछा है, ठीक। चलो यहां तक ठीक है ना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक बात मैं बता देता हूं, ठीक। हो गया ना, नहीं अरे कुछ अपनों दिमाग से कर लो थोड़ा बहुत, क्वेश्चन तो लिख चुके हो हैं? हो गया, धन्यवाद आपका। चलिए अगला देखिए, एक मिनट सुनो यार। अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा हुआ है, एक लूप रखा हुआ है इस तरह से, एक लूप रखा हुआ है ना, तो एक लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मतलब एक लूप से करंट I बह रही है, मान लेते हैं कितना करंट बह रही है I, तो एक लूप मतलब एक टर्न है, तो एक टर्न है, मैग्नेटिक मोमेंट कितने के बराबर होगा I इंटू एरिया के बराबर ना। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा n से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई, n से। समझ आ रही ना बात, n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर रहेगा। एक बात ये हो गई। और दूसरा एक और क्वेश्चन मैं कराया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, एक वायर लीजिए L लेंथ का, कितनी लेंथ का, L लेंथ का, उसका एक टर्न करिए, मतलब एक टर्न बनाइए, एक इसको क्या बना दिया आपने, रिंग बना दिया, और इसकी रेडियस कितनी है R, कितनी है रेडियस R है। तो अब देखिए इस लेंथ से एक टर्न की रिंग बनाया ना, और इसी लेंथ से नंबर ऑफ टर्न की रिंग बनाया, नंबर ऑफ टर्न की। इसकी रेडियस कैपिटल R है, इसकी रेडियस कितना है स्मॉल r, कितनी है स्मॉल r, कई टर्न की, n टर्न की। यहां पे कितने टर्न है n टर्न, इसी वायर से बना हुआ है, इसी वायर से। अब आपसे एक चीज पूछ सकता है, अगर इस वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट m है, एक मिनट रुक जाओ, अगर इस वाले केस में इसी वायर से बना हुआ ये रिंग है और इसी वायर से बनी हुई ये नंबर ऑफ टर्न की रिंग है, अगर इस वाले रिंग का डाइपोल मोमेंट m है, इस वाले रिंग का डाइपोल मोमेंट m है, तो इस वाले रिंग का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, नहीं वो मैग्नेटिक फील्ड था। समझ आ रही ना बात, मैग्नेटिक फील्ड मैंने पढ़ाया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को आप किस में बदल देते हो, सिंगल लूप में, तो इसके सेंटर पे फील्ड कितना होती है, अगर B होती है तो इसके सेंटर पे फील्ड कितना होगी B डैश, और ये जो B डैश होती है वो कितने के बराबर होती है n स्क्वायर टाइम्स B के होती है ना। इसके सेंटर पे अगर B है तो इसके सेंटर पे कितना होगी n स्क्वायर टाइम्स। तो अगर आपने इसको 2 टर्न मोड़ा होता तो फील्ड या इसके सेंटर पे कितना होती 4 गुना, अगर 3 टर्न में मोड़ा होता तो कितना होती 9 गुना। तो ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट भी तो पूछ सकता है, अगर इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इस L लेंथ से बनी हुई कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो इस L लेंथ से बनी हुई n टर्न की कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट m डैश कितना होगा। तो देखिएगा जुगाड़ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ना। पहले इस वाले के लिए मैग्नेटिक मोमेंट लिखिए,
मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? करंट इंटू एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही होता है। करंट इंटू एरिया क्या कहलाता है? मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप देखिए, एक चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ये जो है ना, ये जो वायर कॉइल है ना, ये इसी एल लेंथ से बनी हुई है ना, तो एल बराबर है किसके? एल बराबर है किसके यार? 2 पाई आर के ना। कितने के बराबर है? 2 पाई आर के बराबर। तो आर की जगह पे आप कितना लिख सकते हो बताइए? तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? करंट इंटू पाई इंटू आर की जगह पे कितना लिख सकते हो? एल बाई 2 पाई। तो एल बाई 2 पाई का स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अच्छा, नया वाला इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखिए एम डैश। एम डैश इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? करंट इंटू एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर ना। इतना होगा। अच्छा, ये एक टर्न का है, ऐसे कितने टर्न है? तो एन से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई ना। अब फिर आर को मैं हटाऊंगा। इस आर को हटाने का तरीका क्या होगा? जैसे यहां पे था एल इज इक्वल टू कितना था? 2 पाई आर। ऐसे ये जो एल इस वायर से बना हुआ है ना, ये तो एल इज इक्वल टू कितने के बराबर है बताइए? पहले ये कितने की? ये 2 पाई आर एक रिंग की लेंथ है ना, एक रिंग की। ऐसी कितनी रिंग है? तो एन से क्या कर दोगे? अच्छा, स्मॉल आर की जगह पे इस बार कितना आएगा बताइए? एन आई पाई। स्मॉल आर की जगह पे कितना आएगा बताइए? एल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। एक एन से एक एन कैंसिल। अगर आप देखोगे एम डैश इज इक्वल टू इतना हिस्सा देखिए, आई पाई एल स्क्वायर, आई पाई एल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। इतना हिस्सा कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? एम के बराबर। तो एम बाई क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। एन गुना मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? कम। मैग्नेटिक फील्ड कितना गुना बढ़ती है? एन स्क्वायर गुना बढ़ती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है और मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप रट के जाइएगा। एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, ये बस इतने से आपका काम चल जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट एन टर्न करने पे कितना गुना घट जाता है? एन गुना। और मैग्नेटिक फील्ड एन स्क्वायर गुना बढ़ जाती है। बस ये दो फार्मूला याद रहे। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट डायमेंशन तो कर ही लोगे ना? करंट एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना ना। ठीक। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इस पे कर लेते हैं, ठीक, जिसमें वेक्टर इन्वॉल्व हो और कुछ सीखने को मिले। अभी अगला चैप्टर जानते हैं किस पे है? जो कल के बाद परसों वाली क्लास होगी, इसी को हम बदल देंगे किसमें? मैग्नेट के मटेरियल, वो बार मैग्नेट में। किसमें बदलेंगे? बार मैग्नेट में। और बार मैग्नेट में जैसे बदलेंगे तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जितना पढ़ा था उतना इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रही ना बात? तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लीजिएगा ताकि क्लास और समझ आएगी आपको। चलिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा जिसमें कैलकुलेशन और सारी चीजें करनी पड़े, थोड़ा अलग वैरायटी का कर लेते हैं। ठीक, इसको इरेज कर दें है? चलिए नेक्स्ट, एक बार हमारे साथ दोहरा लीजिए उस बात को। आप बोर्ड से हटा दिए। अगर एल लेंथ के वायर को एक सिंगल टर्न में बदलते हैं, फिर उसके बाद किस में बदलते हैं? एन टर्न में। तो सिंगल टर्न के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो एन टर्न के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी? एन स्क्वायर टाइम्स। और सिंगल टर्न के लिए अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम है, तो एन टर्न के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? एम बाई एन होगा। ये दो बातें आपको रटी रहनी चाहिए। चलिए, अब अगली चीज देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस,
जेड एक्सिस हो गई। अब यहां पे एक लूप है ऐसे, ठीक, और यहां से ये जो एंगल बन रहा है ये 53 डिग्री का, 53 डिग्री, कितने का है 53 डिग्री। और इसकी सारी साइड है, ये 5 मीटर और ये भी 5 मीटर है, 5 मीटर। और करंट की डायरेक्शन यही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस तरह से, ठीक, लूप है, स्क्वायर लूप है, और करंट की वैल्यू दी हुई है I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर। ठीक, इससे करंट फ्लो हो रही है। साइड कैसी है 5 5, स्क्वायर है, ठीक है। अब आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बताइए, करंट इनटू एरिया। करंट कितना है 10 और एरिया कितना है, एरिया कितना है, स्क्वायर लूप है, 5 और 5 कितना हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 25, और कितना हो जाएगा 250। लेकिन ऑप्शन ये वाला ना दे करके अगर वेक्टर फॉर्म में दे देता, किसमें दे दे, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या चीज है, तो मैग्नीट्यूड का आंसर फटाक से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करंट इनटू एरिया कर देंगे। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m, वो हमें चाहिए वेक्टर फॉर्म में, किसमें चाहिए, वेक्टर फॉर्म में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो एरिया कैसा लेना पड़ेगा हमें, वेक्टर फॉर्म में। किसमें लेना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा ये बताओ, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है, ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, ये a और ये b और ये c और ये d, तो आपका जो एरिया होता है वो ए बी क्रॉस बी सी, ये होगा एरिया आपका, एरिया वेक्टर क्या होगा, ए बी क्रॉस बी सी, ये क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। वेक्टर में पढ़ाया मैंने, समझ आ रही ना बात, लास्ट टॉपिक यही था, ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है, यहां तक क्लियर रहेगा। अब देखिए ए बी क्रॉस बी सी कैसे निकलता है, सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। अच्छा बी सी आपको साफ दिख रहा है, किधर की तरफ है, किधर की तरफ है यार, ऊपर, ऊपर कौन सी एक्सिस है, कौन सी है, जे है ना, वाई है ना, ऊपर कौन सी है, वाई। अगर वाई ऊपर है तो इसका मतलब ये क्या है 5 जे का है, तो आपको बी सी तो पता चल गया कितने के बराबर है 5 जे का है। अब मसला किसका है, किसका है, ए बी का। अच्छा ए बी ये वाली लाइन है ना, और ए बी जो लाइन है वो बीच से है ना, तो इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, अच्छा ए बी की वैल्यू कितना है 5, तो ये कितना होगा बताइए कंपोनेंट, 5 cos कितना होगा 53, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 5 sin 53 ना। अच्छा इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो, आपको ट्रायंगल याद है ना, अगर ये 53 है तो सामने कितना होता है 4, और ये कितना 3, और ये कितना 5। अच्छा यहां से cos 53 कितना आएगा बताइए, cos 53, cos मतलब बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस 3/5, तो 5 इंटू 3/5 तो कितना आ जाएगा 3। अच्छा ये कितना आएगा sin 53, sin 53 कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, तो कितना आ जाएगा 4 ना। अच्छा अब देखिएगा ये जो 4 है वो किसकी डायरेक्शन में है, x की डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 i के, और ये वाला किस में है z डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा 3 k के। अब इसको क्या करना है, क्रॉस करना है इसके साथ 5j के। तो अगर आपको याद हो, आपको ए बी क्रॉस क्या चाहिए, ए बी क्रॉस बी सी, तो यहां पे आप क्या लिखते हो देखिएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप, इसमें क्या लगाते हो माइनस। अब सबसे पहले
ए बी वाले वेक्टर को यहाँ पे लिखना है, ए बी क्रॉस क्या करना है, ए बी क्रॉस बी सी करना है, याद है ना, क्रॉस करना अभी 2 दिन पहले भी आया था और वेक्टर में बहुत सारे क्वेश्चन किए। अच्छा पहले कौन है 4 आई के और 3 और जे क्या है, जे है नहीं तो कितना ले लोगे 0, फिर उसके बाद कितना है 5 जे 5 और के कितना है इसमें बीसी वाले में 0, आई और के कितना है 0। अब इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉल्व करने का तरीका याद है ना, मैं यहां पे लिख दूं, सीधा लिख दूं, आई की वैल्यू कितना दी हुई है, आई की वैल्यू कितना है 10 कर लेते हैं। अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले क्या लिखोगे आई कैप, पहले क्या लिखोगे आई कैप, आई कैप लिखने के बाद आई के नीचे वाला छोड़ देते हो, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा 15 ना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या लिखते हो माइनस जे कैप, अब जे कैप के नीचे वाला छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा 0, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई इसके साथ 0 आना है तो 0 लिख देते हैं, फिर उसके बाद प्लस के कैप, के कैप करते वक्त के के नीचे वाला क्या करते हो छोड़ देते हो, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा 20 और आगे वाला 0 आना है, करेंगे नहीं। अच्छा ये कितना आ जाएगा देखिएगा -15 आई कैप, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -150 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 200 के कैप। अगर आपको ना यकीन हो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, यही आएगा 250। समझ आ रही ना बात, ये किसके फॉर्म में है वेक्टर के फॉर्म में। अब सुनिएगा 1 मिनट, मैंने तो आपको तरीका सिखा दिया, ये बोर्ड वालों का काम है, किसका काम है बोर्ड वाला। अब सुनिए आपके लिए मैं बताऊं तरीका, जैसे आपको पता चल गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना आना है ना, तो ऑप्शन से चेक कर लो यार, रिजल्टेंट निकाल लो, जिसका 250 आ जाए वही सही है। नहीं समझ आई बात, लेकिन हाँ एक जगह फंसा देगा, अगर साइन इसका प्लस भी होता तब भी उतना आता, क्योंकि मैग्नीट्यूड में प्लस और माइनस से फर्क। अगर 2 ऑप्शन एक जैसा दे दिया और डिजिट एक जैसी दे दी, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्टेंट निकालते हुए, तब मामला फंस जाएगा, तब ऐसे जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको सिखा दिया। समझ पा रहे हैं ना, ऑप्शन अगर दूर दूर है मतलब ऑप्शन अलग अलग है तो आप रिजल्टेंट से चेक कर सकते हो, ठीक है। लिख चुके। अब हम मैग्नेटिज्म इन एटम पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जिससे पुरानी चीजें और क्लियर हो जाए, जो इससे पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। लिख चुके हैं आप, जल्दी करिए, 1 मिनट हो गया। अब देखिए कुछ क्लैरिफिकेशंस, आपके जितने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाए हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म इन एटम पढ़ेंगे हम, ठीक, बढ़िया से समझिएगा। देखो 1 मिनट, 1 मिनट, अगर मान लेते हैं 2 वायर है आपके पास, 2 वायर है पैरेलल वायर्स ना, 1 मिनट रुक जाओ यार, 2 वायर्स हैं पैरेलल वायर्स ना, और दोनों में अगर करंट सेम डायरेक्शन में बहती है तो दोनों के बीच में क्या लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दोनों में अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लगता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। चलिए मान लेते हैं अभी दोनों में करंट एक डायरेक्शन में बह रही है, दोनों में करंट एक डायरेक्शन में बह रही है, तो इनमें आपस में क्या लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनमें आपस में क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 1 मिनट सुनना यार ध्यान से, मैं आपके ए मामा अब्बा उठा के पटक दे यार, ये अट्रैक्शन लगेगा इसके बीच में, तो ये दोनों, सबसे पहले एक चीज आप सुनिए, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है, ये जो अट्रैक्शन है ये किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों नहीं लगता, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, ये कंडक्टर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, समझ आ रही ना, इसलिए इन दोनों वायर्स के बीच में क्या लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर इसी की जगह पे मान लेते हैं ये प्रोटॉन होता, ऐसे चल के जाता इस तरह से ऊपर की तरफ, एक लाइन ये प्रोटॉन की होती और एक लाइन ये प्रोटॉन की होती,
मतलब चार्ज की होती ना, ये चार्ज की होती। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते थे, अगर इलेक्ट्रॉन चलता ऊपर तो करंट किधर होती, नीचे ना। तो इसलिए मैंने पॉजिटिव को चलाया ताकि आपको दिख जाए, बस बात समझनी है। तो यहां पे करंट किधर है, ऊपर, और यहां पे करंट किधर है, ऊपर। अब आप बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, है? अगर आपने ये बात पढ़ी है तो आप तुरंत टिक कर दोगे अट्रैक्शन पे, तुरंत गलत हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? ध्यान से सुनना, क्यों ऐसा होगा बढ़िया से समझिएगा। अच्छा, अगर चार्जेस चल रहे हैं ना, अगर चार्जेस चल रहे हैं तो 100% ये है कि इन दोनों पे आपस में क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट चल रही, और इसको अपनी तरफ, तो ये दोनों क्या हो गए, मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों क्या हो गए, मैग्नेटिक फोर्स। और इसमें भी वायर खींच रहा था, तो किसकी वजह से खींच रहा था, मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, जानते हैं क्या? ये दोनों चार्ज है, ये दोनों कैसे थे, अनचार्ज। तो ये दोनों चार्ज हैं और सिमिलर चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। और ये जो फोर्स होगा ये कौन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और एक बात मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होता है। कैसा होता है, ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो ज्यादा डोमिनेंसी किसकी है, रिपल्सिव की। तो इसमें कैसा लगेगा, रिपल्शन लगेगा। कैसा लगेगा, रिपल्शन लगेगा। नेट फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन। अबे यार, रिपल्शन लगेगा ना। अगला देखिएगा, अगर एक वायर होता और एक चार्ज की लाइन होती, एक वायर होता और एक चार्ज की लाइन होती, ऐसे चलता चार्ज, और एक वायर होता ना, और वायर से करंट फ्लो होती, तो इस बार बताइए क्या लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा इनमें, है? इस पे चार्ज क्या है, जीरो, और इस पे क्या है, चार्ज। तो एक चार्ज और एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लग सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक तब लगता है जब दोनों कैसे हो, दोनों चार्ज हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इस बार मिसिंग है, तो लगेगा कौन सा, ये इस पे मैग्नेटिक लगाएगा और ये इस पे मैग्नेटिक, और सिमिलर डायरेक्शन में करंट होने की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। एक जगह आपसे गलती होने के चांस हो सकते हैं, ये ध्यान दे लीजिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने चलाया तो करंट की डायरेक्शन ये ली गई, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता था, अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो करंट नीचे आती, तो फोर्स ऑफ क्या लगता, रिपल्शन लगता। समझ आ रही ना बात? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कर लीजिए इसको। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो है ना, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, हैलोजन, उसको किसकी जरूरत होती है, वो मैं हूं। समझ रहे हो? बस बस लाला। हो गया ना? बस दो छोटी छोटी चीजें और है। अच्छा, ये वायर से आपको लगता नहीं है, अगर सिमिलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो एक मुझे इसका ऑप्शन बता दीजिएगा, इसका क्वेश्चन बता दीजिए, इसी से जोड़ करके मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये रिंग है, वो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग से एक मास बंधा हुआ है, एम मास ना। अच्छा ये बताओ, अगर इसके अंदर करंट फ्लो करा दूं, क्या फ्लो करा दूं, करंट। अगर करंट फ्लो कराऊंगा तो ये ब्लॉक को ऊपर उठाएगा या नीचे। अब देखो, जिसको जो अच्छा लगेगा, कोई नीचे बोलेगा, कोई ऊपर बोलेगा, है नीचे। ऐसे देखो, अभी बताया ना, अगर दो वायर में
सिमिलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ। तो हर कॉइल में करंट एक ही डायरेक्शन में होगी ना, तो एक ही डायरेक्शन में होगी तो दोनों कॉइल में एक डायरेक्शन में करंट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट की वजह से किधर जाएगा, अपवर्ड। किधर जाएगा, अपवर्ड। समझ आ रही ना बात, इसी से लॉजिक लगाइएगा आप, ठीक। और एक आखिरी बात बस, उसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मान लेते हैं, कुछ करना नहीं है, वो आप लिखते रहिए। एक छत है ना, उससे किसी रॉड को हमने लटका दिया ऐसे, ये रॉड ना, इस रॉड को हमने लटका दिया, तो इस रॉड को कौन रोके हुए है, इस रॉड को, ये रस्सी ना, और रस्सी के अंदर क्या आएगा, टेंशन। तो ये रस्सी रोके हुए है। अच्छा, रस्सी किसको बैलेंस किए हुए है, mg को। किसको बैलेंस किए हुए, mg को। अगर मैं चाहता हूं रस्सी की बगैर मदद लिए, अगर रस्सी की बगैर मदद लिए मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूं ऐसे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ बता रही है, आउटवर्ड। किधर बता रही, आउटवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और मैं इस रॉड को, इसका हेडेक हटाना चाहता हूं, वायर का, तो वायर का हेडेक हटाना है तो mg के बराबर इस पे क्या लगाना होगा, फोर्स। और mg के बराबर फोर्स लगाने के लिए मुझे इसके अंदर क्या फ्लो करानी पड़ेगी, करंट। तो करंट किधर फ्लो कराऊं, देखना ध्यान से। अगर इधर फ्लो कराता हूं तो इधर करंट हो जाएगी, और इधर फील्ड, फोर्स किधर लगेगा, नीचे। तो करंट किधर फ्लो कराऊं, इधर करा देता हूं, करंट इधर करा देता हूं। करंट अगर इधर करूंगा तो फील्ड किधर है, बाहर ना, तो फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या कर ले जाएगा, रोक ले जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर। और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला वायर के लिए क्या होता है, I LB। अच्छा, साइन थीटा लिखने की जरूरत है, करंट ऐसे, फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना, 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ये क्या हो जाएगा, mg। आपसे पूछ सकता है कि कितनी करंट आपने फ्लो कराई थी, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg बाई LB। बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रहे हैं, टेंशन का बवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतनी करंट फ्लो करा दो तो ये वायर यहां पे रुक जाएगा। कितना गजब का कॉन्सेप्ट है, हवा में टंग गया है, हैं? इससे आगे देखेंगे मैग्नेटिज्म इन एटम कल। एक हिसाब से कल से मैग्नेटिज्म इन मैटर शुरू हो जाएगा, लेकिन वो मैं क्या कहते हैं, 2 लेक्चर जो मैग्नेटिज्म इन मैटर का, वो इधर ही इसी चैप्टर से जोड़ के ले लूंगा, ठीक है। और उसका थ्योरेटिकल पोर्शन को सेपरेट कर देंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन से 100% एक क्वेश्चन आता है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, ये सब, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। एक बार और आपको चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी मुबारकबाद।